बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के किनारे बसा रामगढ़ नाम का एक खूबसूरत गांव था। इस गांव में हरिहर नाम का एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। हरिहर ईमानदार, मेहनती और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुजाता और 2 बच्चे नीलू और पायल थे। हरिहर सेठ मांगीलाल के यहाँ लकड़ काटने का काम करता था, जिससे उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। सुजाता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। मैं आने में लेट हो जाऊंगा। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन नीलू और पायल पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। उनकी स्कूल की टीचर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर स्कूल की फीस नहीं दी तो कल से स्कूल मत आना। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं स्कूल की फीस? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर का गुजारा होता है। अब इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस कैसे भरूं? अजी, मेरी बात मानिए तो आप सेठ मांगीलाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए, क्योंकि इतने कम पैसों में गुजारा करना मुश्किल है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आप ही बताइए, इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है सुजाता, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतने कम पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इतना कहकर हरिहर काम पर चला जाता है। हरिहर जब अपने बाकी साथियों के पास पहुंचा तो देखा कि सभी परेशान हैं। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ मांगीलाल कोई ना कोई बेईमानी जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो उसने मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने मांगीलाल से 200 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 500 रुपए हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 500 रुपए काट रहा हूँ। हाँ मोहन भाई, तुम सही कह रहे हो। यह सेठ मांगीलाल एक नंबर का लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरी भी पिछली बार सेठ मांगीलाल ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है और राशन भी लाना है। फिर सभी लकड़हारे अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वह सभी सेठ मांगीलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, ये महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अभी मेरा माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। 1-2 दिन में तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। बच्चों की फीस भरनी है और घर का भी सामान लाना है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे दुखी होकर अपने अपने घर पर चले जाते हैं। अजी, क्या हुआ सेठ जी ने? इस बार तो आपको बढ़ाकर पगार दिया ना? सुजाता, अभी सेठ जी ने पगार नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार दे देंगे। अभी उनके पास पैसे नहीं है। क्या? पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना कि घर का राशन लाना है और बच्चों की फीस भी भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाए तो कल से स्कूल मत आना। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? अब मैं भी क्या करूं सुजाता? ये सेठ जी कभी भी समय पर पैसे नहीं देते हैं। 1-2 दिन की बात और है, जब तक तुम गुजारा और कर लो, जब तक मैं कुछ करता हुई। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ मांगीलाल सबको पगार देता है। अरे मोहन, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 1000 है और मैंने तो इस महीने पूरे 3000 का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 9 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 9 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम किया है। देख मोहन, ज्यादा तेज मत चले। मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये पकड़ अपने 1000 रुपए अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो पतली गली से निकल ले यहाँ से और कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे मोहन के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। मोहन चुपचाप वह पैसे रख लेता है। हरिहर, ये लो तुम्हारे 3000 रुपए। पर सेठ जी, 3000 क्यों? मेरे तो पूरे 5000 है ना। और मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम।
और मेरा काम तो पूरा समय पर हुआ है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का सही दाम नहीं मिल रहा है। लकड़ियां काफी सस्ती हो गई है, इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार थोड़ा कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो अपनी पूरी 5,000 की हुई थी ना। अब मैं 3,000 में कैसे अपना घर चलाऊंगा? घर में सारा राशन खत्म हो गया है, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। देख हरिहर, तुझे एक बार समझा दिया ना, समझ जा। 3,000 से एक फूटी कोड़ी ज्यादा नहीं मिलेगी। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिहर के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ मांगीलाल एक नंबर का लालची और बेईमान इंसान है। यह सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम गिर गए हैं। देख लेना, एक दिन हम गरीबों की हाय इसे जरूर लगेगी। नहीं रामू, ऐसा नहीं बोलते। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। वह हमारे अन्नदाता हैं। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 1,000 रुपए। इसमें हमारा घर का खर्च कैसे चलाएं? अब तुम ही बताओ, ऐसे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं मोहन? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम भी कहाँ आता है? और कोई व्यापार खोलना भी चाहे तो उसके लिए भी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? वो सभी लोग कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। जी, आ गए आप। कितनी पगार मिली है? सुजाता, इस बार सेठ जी ने बस 3,000 ही दिए हैं। क्या? बस 3,000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस भी तो भरना है और राशन भी लाना है। अब मैं क्या करूं सुजाता? अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी राशन का मैं कुछ देखता हूँ। अजी, आप सेठ जी से पैसे तो मांग नहीं पाए, आप क्या देख लोगे? नहीं सुजाता, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद में मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। मैं आज ही सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर हरिहर काम पर निकल जाता है और जैसा कि हरिहर ने कहा था, वह मांगीलाल के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। हरिहर पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है। मगर हर जगह हरिहर को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर हरिहर वापस अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। हरिहर बारिश से बचने के लिए आसपास जगह देखने लगता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह उस गुफा में चले जाता है। तभी उसकी नजर गुफा में रखा एक बर्तन पर जाती है। वह बर्तन बहुत चमक रहा था। हरिहर उस बर्तन के पास जाता है। ये कैसा बर्तन है और ये यहाँ क्यों पड़ा है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आएगा। हरिहर जैसे ही उस बर्तन को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर हरिहर एकदम से घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। तभी गुफा में से एक चुड़ैल आती है और वह हरिहर से कहती है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। गांव में बहुत तेज बारिश होने के कारण मुझे इस गुफा में आकर छुपना पड़ा और फिर मेरी नजर इस बर्तन पर गई तो यह बर्तन किसी का नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसे छुआ। हरिहर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास देख सकती हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप?
मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रही हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस बर्तन को छू पाए। अब तुमने इस बर्तन को हुआ है तो यह बर्तन तुम्हारा हुआ। नहीं, मुझे यह बर्तन नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत हरिहर, तुम यह बर्तन ले जाओ। ये कोई साधारण बर्तन नहीं है, बल्कि यह जादुई बर्तन है। जादुई बर्तन? वो कैसे? इस बर्तन में तुम कुछ भी डालोगे तो वो बढ़कर 4 गुना हो जाएगी। पर याद रखना, इस बर्तन में तुम बस एक ही चीज डाल सकते हो, फिर वही चीज तुम्हें बार बार डालनी होगी। अगर इसके अलावा तुमने और कुछ डालने की कोशिश की तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। हरिहर बर्तन को लेकर घर आ जाता है। सुजाता, ये देखो मैं यह क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक बर्तन? सबसे पहले ये बताइए, आपको दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे सुजाता, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसा वैसा बर्तन नहीं है, बल्कि ये एक जादुई बर्तन है। हरिहर सुजाता को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। क्या आप भी ना, आपको मजाक करने के लिए मैं ही मिली? ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं सुजाता, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर हरिहर की नजर घर में रखे दूध पर जाती है। सुजाता, जरा वह दूध उठाकर लाओ तो। सुजाता दूध उठाकर ले आती है और हरिहर उसे बर्तन में डाल देता है। वह जैसे ही दूध उस बर्तन में डालता है, उसमें बहुत सारा दूध आ जाता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितना सारा दूध आ गया है। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सुजाता, मैं कल सुबह बाजार जाकर इसको बेच आऊंगा। अगले दिन हरिहर मांगीलाल के यहाँ काम पर ना जाकर दूध बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर हरिहर दूध बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से उसका सारा दूध बिक जाता है। दूध को बेचकर हरिहर को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। पैसे लेकर हरिहर घर आ जाता है। ये देखो सुजाता, दूध को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल नीलू और पायल की स्कूल के फीस भर देना। जी सुजाता, मैं सोच रहा हूँ कि सेठ मांगीलाल के यहाँ काम कर रहे मेरे साथियों को भी अपने साथ दूध के व्यापार में जोड़ लूं। वह भी सेठ मांगीलाल से बहुत परेशान थे। वह सभी बहुत ईमानदार और मेहनती हैं। जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। इस तरह हरिहर सभी लखारे के पास जाता है और अपनी जादुई बर्तन के बारे में बताता है। देखो भाई लोग, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। जीता हो, मैं तुम्हें उस मांगीलाल से ज्यादा पैसे दूंगा और हम एक साथ बराबर की मेहनत किया करेंगे और मुनाफा भी बराबर में बांट लिया करेंगे। सभी हरिहर की इस बात से बहुत खुश होते हैं और अगले दिन से ही वह हरिहर के साथ काम में जुड़ जाते हैं। सभी लकड़हारे मिलकर दूध को बाजार में बेचने का काम करते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और सेठ मांगीलाल देखता है कि कोई भी लकड़हारा उसके यहाँ पर काम पर नहीं आ रहा है, तो वह अपने नौकर से पूछता है, अरे राजू, ये सारे लकड़हारे कहाँ मर गए? 2 दिन से आए नहीं, मेरा सारा काम पड़ा है। क्या इन्हें काम नहीं करना क्या? कहीं यह काम छोड़कर तो नहीं चले गए? सेठ जी, वह सभी लोग हरिहर के यहाँ दूध के व्यापार में काम करने लग गए हैं। क्या हरिहर का व्यापार? हरिहर के पास इतना पैसा आया कहां से? मांगीलाल को यह बात हजम नहीं होती और वह सच्चाई का पता लगाने के लिए हरिहर के घर जाता है और वह देखता है कि हरिहर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक बर्तन में दूध डालते हैं और थोड़ी देर बाद उस बर्तन में अचानक से दूध बढ़ने लगता है। सेठ मांगीलाल समझ जाता है कि यह कोई साधारण बर्तन नहीं है। सेठ मांगीलाल हरिहर के घर के बाहर अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात होती है,
सेठ मांगीलाल धीरे से के घर में घुस जाता है और वह बर्तन उठा लेता है। सेठ मांगीलाल घर आकर तिजोरी में से सोने के सिक्के निकालता है और वह उस बर्तन में डालता है। जैसे ही सेठ मांगीलाल बर्तन में सोने का सिक्का डालता है, उसके ऊपर बहुत सारे पत्थरों की बारिश होने लगती है। पत्थरों की वजह से मांगीलाल बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो हरिहर अपने जादुई बर्तन को ढूंढता है, मगर उसे वह बर्तन कहीं नहीं मिलती। सुजाता, जादुई बर्तन कहाँ गया? हमने यहीं पर तो रखा था। पता नहीं जी, यहीं पर बर्तन रखा था, पर अचानक से कहाँ चला गया। लगता है किसी ने हमारा बर्तन को चुरा लिया है। अभी तो हमने ठीक से व्यापार शुरू भी नहीं किया था और वह बर्तन चोरी हो गया। हम फिर से गरीब हो गए। वे लोग इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वह चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल के हाथ में वही बर्तन होता है। हरिहर, यह लो तुम्हारा जादुई बर्तन। यह सेठ मांगीलाल ने तुम्हारे घर से चोरी कर लिया था और इसको चोरी करने का दंड उसे मिल चुका है। अब तुम इस बर्तन का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो और अपने जीवन को सुधार सकते हो। इतना कहकर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। हरिहर ने उस बर्तन की मदद से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की और साथ ही साथ अपने लकड़हारे दोस्तों की भी काफी मदद की। वह सभी लकड़हारे की जिंदगी काफी सुधर गई थी। अब वह सभी एक व्यापारी बन चुके थे और बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे।